जी हाँ, नमस्कार मित्रों। तो लास्ट एपिसोड में हम लोगों ने पॉलिटी के मंथली करंट अफेयर्स देखे थे फॉर 2022 दिसंबर। अब इस वाले में हम लोग इकोनॉमी देखेंगे, इसके बाद वाले में आईआर डिफेंस, और फिर जो वीडियो बनेगा उसमें एक साथ ये बाकी सारे छिटपुट मुद्दे साइंस एनवायरनमेंट ज्योग्राफी एक साथ में देख लेंगे। अब इस वीडियो को अच्छे से आपको यूज़ करना है तो सबसे पहले मंथली करंट अफेयर्स की पीडीएफ डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया, उससे डाउनलोड करो। फिर ये सब्जेक्ट वाइज देखो, पॉलिटी इकोनॉमी वगैरह, फिर उतने ही पेजेस उस मैगजीन में से आप पढ़ो, देन इट विल हेल्प यू मोर। ये जो मैगजीन है ये सीधा डिस्क्रिप्शन में दिया है। पॉलिटी हमने ख़त्म कर दिया था लास्ट टाइम, अभी हम लोग पहुँचे इकोनॉमी में। तो इकोनॉमी में ये सब फर्स्ट लॉस डिफॉल्ट गारंटी, फोर्थ ईयर रेगुलेटरी नेटवर्क वगैरह क्या है समझते हैं। हालांकि अगर आप चाहें तो ये वीडियो इधर ही बंद कर सकते हैं। उसका कारण ये कि 2022 के मंथली करंट अफेयर्स की हम बात करते हैं तो इकोनॉमी में उतना कुछ खास था नहीं, क्योंकि दिसंबर में आप देखो ज़्यादातर क्या आता है इकोनॉमी में, मंथली या क्वार्टरली डेटा कि जीडीपी इतना हुआ, इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन के अंदर इतनी कमियां ज़्यादा हुई, ऑयल के प्राइस बढ़ रहे हैं, शेयर मार्केट गिर रहा है, फिजल डेफिसिट काबू में नहीं है, आरबीआई ने रेपो रेट को बढ़ा दिया है, G20 की प्रेसिडेंसी जो भारत को मिली है उसमें आपको क्या उम्मीद है, उसकी 500 कॉलम इंडियन एक्सप्रेस में चलती रही। तो वही सब घिसा पिटा चल रहा है। आपको ऐसा लगता है कि मेरा करंट अफेयर छूट जाएगा, लेकिन मुझे ऐसा नहीं लगता। उसका कारण ये है, ये जो जितनी चीज़ मैंने आपको बताई ये सेम टू सेम चीज़ें जनवरी में वापस रिपीट होंगी, जब ये 31 जनवरी को सरकार की तरफ से इकोनॉमिक सर्वे, आर्थिक सर्वेक्षण आएगा। तो वापस से ये तो एक महीने का नहीं, सारे महीने का कंबाइन वहाँ पर कॉम्प्रिहेंसिव माल होगा, और उसे हम एक बार में पढ़ लेंगे। तो इकोनॉमी बजट, इकोनॉमिक सर्वे, लास्ट 1 ईयर का करंट अफेयर्स, वो सब फ्री में मैं हर साल पढ़ाता हूँ। पहले भी मैं ये कर चुका हूँ, 2020 में भी, 21 में भी, 22 में भी, और अभी 2023 के अंदर भी मैं ये करूँगा, Win23 सीरीज़, वो फेब्रुआरी महीने से। सो स्टे ट्यून फॉर दैट। अब जो लोगों का पिछले साल होगा छूट गया, उनको देखना हो तो आप जाइए मेरी वेबसाइट monal.org/डाउनलोड, वहाँ पर आपको मिल जाएगा। खैर, लेकिन अभी मुझे पेज व्यू चाहिए और आपको दिल की तसल्ली, तो दिसंबर 2022 के इकोनॉमी के मंथली करंट अफेयर्स देखते थे, हालांकि उसमें कुछ खास है नहीं। नंदलेस पिलर वाइज चलते हैं। सबसे पहले मनी, बैंकिंग, फाइनेंस, इंश्योरेंस में क्या। तो एक चीज़ चर्चा मेरी, फर्स्ट लॉस डिफॉल्ट गारंटी, FLDG। वो ऐसा कहता है कि आजकल बहुत सारी फिनटेक कंपनियां आ गई है, कि लेजी पे, इंडिया लैंड्स, फ्लेक्सी लोन्स, इनका काम क्या है, बैंकों के साथ टाइप करेंगे और वहाँ से वो 10% ब्याज में पैसा लेके आए और फिर आपको लोन देंगे, सपोज आपसे 12% चार्ज करें। तो इस तरह की ये जो कंपनियां काम करती हैं। प्रश्न तो, ये जो बोरोवर है, शॉपिंग कर रहा है, वो सीधा बैंक से क्यों नहीं ले लेता पैसा। उसके अलग अलग कारण हो सकते हैं। उसका या तो अकाउंट नहीं, या उसको जल्दी से लोन चाहिए, या पहले से उसका क्रेडिट स्कोर अच्छा नहीं है, इसके पास स्टेडी सोर्स ऑफ इनकम नहीं है, इसलिए इसको पता है कि मैं बैंक में लोन का अप्लाई करूंगा मेरे को कोई देगा नहीं। तो ऐसी सब पार्टियों को लोन ये लोग देते हैं, खासकर ये ऑनलाइन शॉपिंग के दौरान आपकी मदद की जाए। अब ऐसी आपको कोई लोन दी गई, और मान लीजिए ये जो शॉपिंग करने वाला है वो आदमी उस लोन को वापस नहीं कर पाता, दिवालियापन दिखाता है, लोन डिफ़ॉल्ट करता है। तो यानी ये जो लेजी पे फिनटेक कंपनी है उसका नुकसान हुआ, और उसके बैकएंड में ये जो बैंक ने उसको लोन दिया था उसका भी नुकसान हुआ। तो ऐसी स्थिति में ये फिनटेक कंपनी ने जितना भी बैंक को नुकसान हुआ उसका सर्टन परसेंटेज, मान लीजिए 10%, 20%, उतना देना होगा। ऐसा रिजर्व बैंक ने कुछ नियम बनाया, उस नियम को हम कहते हैं फर्स्ट लॉस डिफॉल्ट गारंटी, FLDG। हालांकि ये एक आध लाइन का ही मुद्दा है, अब इसमें कितने परसेंट देगा, कौन टाइप की फिनटेक कंपनी पर एलिजिबल है नहीं है, सारी PhD हम करने नहीं बैठेंगे, सिवाय कि इकोनॉमिक सर्विस पे बहुत बड़ी बात करते हैं जो मुझे लगता नहीं है करेगा वो। तो ये हो गया, ये एक दो लाइन का मुद्दा है। आगे बढ़ते हैं। इसके बाद RBI का 4 ईयर रेगुलेटरी फ्रेमवर्क फॉर अर्बन लोग, अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स, ये भी एक लाइन का ही मुद्दा है। देखिए, बैंकों का क्लासीफाई करें तो एक तरफ होती है कमर्शियल बैंक्स, उसमें SBI, पंजाब नेशनल बैंक वगैरह, पब्लिक सेक्टर बैंक, सरकारी बैंक जहाँ सरकार मेजोरिटी शेयर होल्डर है। फिर हम बात करें HDFC, ICICI, तो ये सब क्या है, जहाँ सरकार मेजोरिटी शेयर होल्डर नहीं है तो इनको हम कहेंगे प्राइवेट सेक्टर बैंक। फिर कुछ ऐसी बैंक जो फॉरेन में उनका पेरेंट बैठा है और फिर वो भारत के अंदर उन्होंने अपना ब्रांच खोला, तो फॉरेन बैंक्स, जैसे वो जो भी हांगकांग शंघाई बैंक, बैंक ऑफ अमेरिका, सिटी बैंक वगैरह होंगे। उसके अलावा कुछ और भी बैंक होते हैं, रीजनल रूरल बैंक, जहाँ पर यूनियन गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट और एक स्पॉन्सर बैंक की मदद से बनाते हैं। स्मॉल फाइनेंस बैंक, फिर पेमेंट बैंक जैसे पेटीएम, एयरटेल पेमेंट बैंक, जिनको ये बोला गया कि आप किसी को लोन नहीं दे सकते। लोकल एरिया बैंक, हालांकि ऐसे तो 3 4 ही बचे। तो ये एक तरफ हुए कमर्शियल बैंक, इनका ऑब्जेक्टिव क्या होता है, प्रॉफिट कमाना इनका ऑब्जेक्टिव होता है। दूसरी तरफ हो सकते हैं कोऑपरेटिव बैंक। कोऑपरेटिव बैंक के अंदर दो टाइप के होते हैं, रूरल बैंक, रूरल कोऑपरेटिव्स एंड अर्बन कोऑपरेटिव्स। अर्बन कोऑपरेटिव्स के अंदर भी सिंगल स्टेट और मल्टी स्टेट
हो सकते हैं। मल्टी स्टेट में कहें तो पंजाब महाराष्ट्र कोऑपरेटिव बैंक पीएमसी, जिसके अंदर कुछ कांड हुआ था। कोऑपरेटिव बैंक कमर्शियल बैंकों से थोड़े अलग कैसे, तो वो ऐसा कि कमर्शियल बैंक में सपोज कोई एक पार्टी ने शेयर होल्डिंग में करोड़ों रुपए दिए और उसकी 15% शेयर होल्डिंग है, तो जब भी वोटिंग होगी कोई भी डिसीजन लेने के लिए तो उसमें उसकी वोटिंग पावर होगी 15%। जबकि कोऑपरेटिव बैंक में ऐसा होता है कि हर एक मेंबर को सिर्फ एक वोट दिया जाता है। इसके अलावा और भी थोड़े थोड़े छोटे छोटे डिफरेंस हैं, वो आपको मैगजीन में मिल जाएंगे। अब यहाँ पर ये जो कमर्शियल बैंक है उसके अंदर कुछ बैंक्स जो आरबीआई की बातें ना मानते हो, उनका लॉस ज़्यादा बढ़ रहा हो, बैड लोन बढ़ रहे हो, तो ऐसे बैंकों की आरबीआई एक ब्लैक लिस्ट बनाता है, जिसको हम कहते हैं प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन फ्रेमवर्क। और उस ब्लैक लिस्ट के हिसाब से उन बैंकों पर आरबीआई ज़्यादा सख्ती करता है कि तुम अब नया ब्रांच नहीं खोल सकते, तुम किसी को लोन नहीं दे सकते, तुम्हारे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को तुम सैलरी नहीं दे सकते। तो वो चीज़ होती है प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन फ्रेमवर्क। अब ऐसी चीज़ उधर तो है, वो कोऑपरेटिव बैंक में भी थी, उसका नाम कुछ अलग था, ऐसे फ्रेमवर्क या कुछ। अब उसमें कुछ एक नया और लेके आए हैं लोग। वो नया ऐसा आरबीआई ने कहा कि जो कोऑपरेटिव बैंक में अर्बन कोऑपरेटिव बैंक है यूसीबी, उनको हम डिपॉजिट के हिसाब से 4 श्रेणी में बांटते हैं, 4 टीयर्स। कि 100 करोड़ तक का डिपॉजिट होगा तो टीयर 1, 100 करोड़ से ऊपर अप टू 1000 करोड़ होगा तो टीयर 2 वगैरह। ये नंबर्स इन माय ओपिनियन नॉट इम्पॉर्टेंट कि क्या लिमिट्स हैं। इस हिसाब से उसमें कम ज़्यादा सख्ती होगी, उनके रिपोर्टिंग नॉर्म्स होंगे कि तुमने अपना हिसाब 15 दिन में दिखाना, 1 महीने में दिखाना होगा। क्या एग्जैक्ट नॉर्म्स है मेरे को नहीं पता, और मैं पढ़ने जाऊंगा भी नहीं, क्योंकि इतनी पीएचडी पूछने का यूपीएससी में खास रिवाज है नहीं। अगर आप आरबीआई ऑफिसर की एग्जाम की तैयारी करें देन यू शुड गो डीपर, अदरवाइज नीड नॉट वरी टू मच। ठीक है, 4 टीयर रेगुलेटरी फ्रेमवर्क इसके लिए, अर्बन कोऑपरेटिव बैंक के लिए। आगे बढ़ो। उसके बाद चलते हैं बैंकिंग से शेयर मार्केट की तरफ। मित्रों, पहले शेयर्स के अंदर आप कागज़ में शेयर खरीदते थे, कागज़ का शेयर बेचते थे। फिर सेबी ने कुछ सिस्टम बनवाया, डिपोजिटरीज। वो ऐसा कि कंपनी के शेयर बॉन्ड की पेपर कॉपी होगी, उसको एक बड़ी सी लॉकर तिजोरी में रखा जाएगा, जिसको हम कहेंगे डिपोजिटरी, जैसे एनएसडीएल है, सीडीएसएल है। और फिर आप जो ऑनलाइन ट्रेडिंग करते हैं तो उसमें इसके साथ इसको लिंक किया होगा, तो आप कमांड दो मेरे रिलायंस के इतने शेयर खरीदो बेचो, तो आपको कागज़ की कॉपी नहीं मिले, वो सब डिजिटली ट्रांजैक्ट हो रहा है। तो कागज़ की कॉपियाँ कहाँ पड़ी है, ये तिजोरी के अंदर पड़ी है, जिसको हम कहते हैं डिपोजिटरीज। तो ऐसी एक सेंट्रल डिपोजिटरी सर्विसेज इंडिया। अब ये सीडीएसएल जो भी है उसके अंदर कुछ साइबर अटैक हुआ था, उसके चलते नेगेटिव न्यूज़ में। सीडीएसएल के बारे में एक बार यूपीएससी में ऐसा पूछा था कि इसका ओनर कौन है, आरबीआई इज़ द ओनर ऑफ सीडीएसएल, तो वो गलत है। आरबीआई खुद से एक आधी वो डीआईसीजीसी और ऐसी कुछ संस्थाओं का ही ओनर है, तो इसका मालिक आरबीआई है नहीं। खैर, तो हमने मनी बैंकिंग फाइनेंस इंश्योरेंस वाले पिलर में देखा, वो फर्स्ट लॉस वाली सिस्टम, अर्बन कोऑपरेटिव पर 4 टीयर का रेगुलेटरी स्ट्रक्चर और डीमेट अकाउंट। डीमेट अकाउंट मतलब क्या, ये जो आप ऑनलाइन ट्रेडिंग करते हैं और इधर आपका खाता है, उसको हम कहते हैं डीमेट अकाउंट। फिर बजट टैक्सेशन, ये अपना सेकंड पिलर, तो उसमें डेफिसिट यानी घाटे की कुछ बात हो रही। देखिए, अगर आपकी इनकम है 200 और खर्चे हैं 300, तो इसका मतलब आपको 100 का लॉस चल रहा है, तो उसके लिए आपको पैसा उधार में लेना पड़ेगा। तो सरकार जब ऐसा करती है उसको हम क्या कहते हैं, फीजल डेफिसिट, राजकोषीय घाटा। अब तो क्या सरकार दे दनादन कुछ भी अंधाधुंध मात्रा में पैसा लोन में ले सकती है? जवाब है नहीं। इस पर कुछ नियम बनाए हैं। प्राइम मिनिस्टर वाजपेयी के ज़माने में एक फीजल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड बजट मैनेजमेंट एक्ट था, साल 2003 में बनाया। उसमें कुछ ऐसा बोला था कि भारत सरकार की फीजल डेफिसिट जीडीपी के 3% से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, और उसकी डेडलाइन थी 2008 तक ये टारगेट हासिल करना था। हालांकि वो हो नहीं पाया। उसके बाद कांग्रेस सरकार आई तो उन्होंने कहा हमसे ना हो पाएगा, फिर उन्होंने डेडलाइन को डिले कर दिया कि 2012-13 में या बाद में करेंगे। उसके बाद मोदी सरकार आई तो उन्होंने कहा हमसे भी ना हो पाएगा, तो उन्होंने भी डेडलाइन को और डिले कर दिया। अब करते करते प्रेजेंट टारगेट क्या है, तो 3% तो है नहीं। वैसे 2025-26 तक भारत की केंद्र सरकार की फिजल डेफिसिट 4.5% ऑफ जीडीपी, उससे ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। ऐसा धीरे धीरे करके वहाँ तक लाते हैं। ये आंकड़े पर भी आई विल नॉट लूज स्लीप, मैं नींद नहीं खोऊंगा। उसका कारण ये, अभी जो बजट आएगा 1 तारीख को, तो हो सकता है उसमें नए आंकड़े आ जाए, तो अब तब हम देखेंगे। अब जो यूनियन गवर्नमेंट के ऊपर ऐसी जो लिमिट है 3%, 4.5%, उसी तरह से स्टेट गवर्नमेंट भी कितना कर्जा ले सकती है उस पर कुछ लिमिट्स है अंडर द एफआरबीएम एक्ट। तो वो लिमिट्स यूनियन गवर्नमेंट डिसाइड करता है, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसा लिखा है कि अगर कोई राज्य सरकार ने केंद्र सरकार से थोड़ा भी पैसा लोन में लिया है और वो अभी बकाया है, तो उसके बाद उस राज्य सरकार ने बाजार से जितना पैसा लोन में लेना होगा उससे पहले उन्होंने यूनियन गवर्नमेंट की परमिशन लेनी होगी। तो उस पावर का यूज़ करते हुए दे दनादन केंद्र सरकार नियम बनाते रहती। तो राज्यों के ऊपर लिमिट क्या है कि 2023 तक उनकी फिजल डेफिसिट उनके स्टेट के जीएसडीपी, ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट, मतलब उनके राज्य में जितना गुड्स एंड सर्विसेज का प्रोडक्शन हो रहा है उसके 3% से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए।
हालांकि अगर वो स्टेट गवर्नमेंट पावर सेक्टर रिफॉर्म लेती है, मतलब कि वहाँ बिजली की बहुत चोरी होती है और उस पर स्ट्रिक्टनेस की जाए, वहाँ पर जो बिजली कंपनियों के लॉस चल रहे हैं उसको स्टेट गवर्नमेंट कुछ फाइनेंशियल हेल्प कर दे, वहाँ पर जो भी वायर तार बिछाए गए हैं उसके अंदर नए इंफ्रास्ट्रक्चर में अच्छे तार बिछाए जाएँ वगैरह, ट्रांसमिशन नेटवर्क को दुरुस्त किया जाए, और फिर कि किसानों को एकदम मुफ्त में नहीं, उन पर थोड़ी फीस ली जाए, ऐसे अलग अलग वो नियम बनाएंगे ताकि फाइनेंशियली जो इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन सेक्टर है वो थोड़ा सस्टेनेबल रह सके। तो ऐसे राज्यों को सरकार थोड़ी और छूट देगी, केंद्र सरकार और छूट देगी कि तुम्हारे स्टेट का जो भी जीएसडीपी है उसका 3% फिजिकल डेफिसिट आप कर सकते हैं, इतनी लिमिट दिया। एक्स्ट्रा अगर पावर सेक्टर रिफॉर्म लोगे तो आपको 0.5% और ज़्यादा हम करने देंगे, यानी 3.5% आपको लिमिट देंगे। सो दिस इज़ द न्यू अनाउंसमेंट। हालांकि इसके अंदर भी अभी नया बजट आया तो कुछ और बोल सकते हैं, तब हम इसको वापस रिविजिट करेंगे। उधारी का ही नाम लिया तो श्रीलंका, तो श्रीलंका की इकोनॉमी में काफ़ी प्रॉब्लम्स चल रहे हैं। तो उन्होंने ऐसी रिक्वेस्ट की है कि ये भारत, चीन और बाकी देशों ने जो हमको लोन में पैसा दिया था, तो अगले 10 साल तक हम लोन नहीं चुका पाएंगे, ऐसा हम आपसे भीख मांगते हैं, आप हमको छूट दे दो। वी कैन नॉट पे इंस्टॉलमेंट, या हमारा सब माफ़ कर दो, या 10 साल तक हमको टेम्पररी सस्पेंशन दे दो कि वापस नहीं करना पैसा वगैरह। तो ऐसे डेवलपिंग कंट्रीज़ को ऐसी सब हेल्प करने के लिए कोई मैकेनिज्म है तो पेरिस क्लब, जिसके अंदर यूके, यूएसए, जापान वगैरह कुछ देश हैं, भारत इसका मेंबर नहीं है। अब ये श्रीलंका जो ऐसी भीख मांग रहा है, तो इसमें भारत सरकार का ये कहना है कि मान लीजिए उसने 100 करोड़ सबसे लोन में लिया है, तो सब पर एक तरह से बैठना चाहिए कि सब लोग अपना 20% माफ़ करें, हम अकेले थोड़े करेंगे। तो लेकिन चीन की अलग कुछ पीपुड़ी बज रही है उसमें, तो इसलिए इसमें कुछ सहमति है नहीं। इसके बारे में ये जो पेरिस क्लब बना, इसके बारे में कि एमसीक्यू पूछा गया था कि G20 कॉमन फ्रेमवर्क वो क्या है, तो G20 ग्रुप और पेरिस क्लब साथ में मिलकर ही गरीब देशों की मदद करते हैं, और वहाँ पर वो लो इनकम कंट्रीज़ विथ अनसस्टेनेबल डेब्ट, बहुत कम आमदनी वाले देश जिनके पास इतना ज़्यादा कर्जा है कि वो उसको चुकाने की उनकी अभी औकात बची नहीं है, उनकी हेल्प करने के लिए। तो उस क्वेश्चन में दोनों स्टेटमेंट करेक्ट थे, ऐसा एक बार एमसीक्यू में यूपीएससी ने पूछा था। तो हमने बजट और डेफिसिट के बारे में देखा, अभी इंटरनेशनल ट्रेड में चलते हैं। थर्ड पिलर, अगर दार्जिलिंग के अंदर चाय बनती है, उसके पैकेट पर दार्जिलिंग चाय लिखो, लिख सकते हैं हाँ। लेकिन अगर केरला के अंदर चाय बने और उस पर मैं दार्जिलिंग की चाय ऐसा स्टिकर मार के बेचने जाऊंगा, मुझे सजा हो सकती है। क्यों? क्योंकि दार्जिलिंग की चाय को ज्योग्राफिकल इंडिकेशन यानी जीआई टैग मिला है, यानी कि सिर्फ वहाँ के किसान, वहाँ के लोग, दार्जिलिंग के लोग ही उसकी चाय पर ऐसा स्टिकर लगा सकते हैं। तो ये हुआ ज्योग्राफिकल इंडिकेशन। उसके लिए भारत में कानून है, रजिस्ट्रेशन करना हो तो कॉमर्स मिनिस्ट्री के नीचे चेन्नई में उसकी एक ऑफिस है, आपने रजिस्ट्रेशन कराया 10 साल तक आपको उसका वो परमिशन मिलता है, फिर उसको वापस रिन्यू भी कर सकते हैं। तो ऐसी ये दार्जिलिंग की चाय वगैरह चीज़ों को टैग मिले हैं। इसमें कुछ और नए नए चीज़ों को टैग मिले हैं, इसलिए चर्चा में रहता है। वो क्या लिस्ट है तो आपके हैंडआउट मतलब पीडीएफ फाइल में दिया है, उसको आप देख लेना। मैं इसकी बात कर रहा हूँ, ये मैगजीन, इसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में होगा। हाँ, तो उसको आप देखो, ये कौन कौन सी चीज़, तो ये पूरा टेबल दिया है, वो आराम से आप देख लेना कि केरला की ज़्यादातर चीज़ों को ये सब मिला है। आसाम का एक गमोछा, मतलब वो ऐसा कपड़ा, शॉल ये के रूप में हम, या मफलर के रूप में जो यूज़ किया जाए, उसको भी ये मिला है। सो दैट इज़ वन थिंग। इससे फ़ायदा क्या है? तो ये चीज़ की अपील बढ़ेगी, पायरेसी या डुप्लीकेट बनाने का काम थोड़ा कम होगा, सरकार सख्तियाँ करेगी, और फिर इसका एक्सपोर्ट इंप्रूव हो सकता है, हम उसमें से पैसा कमा सकते हैं। दोज विल बी द बेनिफिट्स। इंटरनेशनल ट्रेड में एक दूसरी चीज़, कुछ रोड टैप स्कीम चल रही थी। रोड टैप स्कीम वो तो ऐसी चीज़ है, उसमें मान लीजिए बाबा रामदेव जो पतंजलि की सब चीज़ें बनाते हैं, तो मान लीजिए पतंजलि के आटा नूडल्स बनाने हैं, तो उसके वास्ते वो कोई एग्रीकल्चर मंडी में से गेहूँ खरीदेंगे, उस पर उन्होंने एक फीस भरनी होगी एपीएमसी मंडी को, जिसको कहते हैं एपीएमसी मंडी टैक्स। हालांकि वो टैक्स नहीं है, वो एक जात की फीस है जो मंडी के जो भी ट्रस्टी होते हैं वो लेते हैं, उसकी मदद से हमारी मंडी की साफ सफाई, इंफ्रास्ट्रक्चर, सीसीटीवी, इलेक्ट्रिसिटी, पानी की व्यवस्था, वो सब करेंगे। तो उन्होंने ये एक फीस दी। उसके बाद इस गेहूं को वो पीसेंगे, उसके लिए मशीन यूज़ करेंगे, उस पर बिजली लगेगी। तो इलेक्ट्रिसिटी के ऊपर जीएसटी नहीं लगता है, उस पर इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी ऐसा स्टेट गवर्नमेंट का टैक्स लगता है। फिर उन्होंने ये नूडल्स बनाए, नूडल्स को वो एक ट्रक में भरे, और फिर ट्रक्स में डीजल भर के वो मुंबई तक पहुंचाए कि मुंबई से एक्सपोर्ट करूंगा। तो ये ट्रक में जो डीजल भरा, तो डीजल पर जीएसटी नहीं लगता है, उस पर यूनियन गवर्नमेंट की एक्साइज ड्यूटी और स्टेट गवर्नमेंट का वैल्यू एडेड टैक्स वैट लगता है। फिर वो जाएगा मुंबई, और मुंबई से वो एक्सपोर्ट होगा।
तो एक्सपोर्ट करते हैं तो उस पर कस्टम्स ड्यूटी लगती। तो देखिए इस पर कितने सारे अलग अलग टैक्स लगे। अगर आप एक्सपोर्ट कर रहे हैं तो आपके ये सारे टैक्स गवर्नमेंट ऑफ इंडिया आपको कैशबैक दे देगी, माफ़ कर देगी, इनपुट टैक्स क्रेडिट दे देगी। ऐसा जो किया जाए उस स्कीम को हम क्या कहते हैं, रोड टैप स्कीम। तो ये रोड टैप स्कीम चर्चा में थी। तो ये हुआ इंटरनेशनल ट्रेड, थर्ड पिलर। फिर चौथे पिलर सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी में चलते हैं। सेक्टर्स क्या है इकोनॉमी के? एग्रीकल्चर, मैन्युफैक्चरिंग, सर्विस सेक्टर। सर्विस सेक्टर और सर्विस में क्या करेंगे? वारंटी रिपेयर सर्विसेज। आप जानते हैं ये एप्पल और माइक्रोसॉफ्ट के लैपटॉप हैं, उसको आप घर पे खोल ही नहीं सकते, उसका स्क्रू ही अलग जात का होता है, और खोलो तो भी सारी चीज़ों को उसने सोल्डरिंग किया होता है, तब पार्ट्स निकाल नहीं सकते, उसका रैम सीपीयू फैन में कचरा में खोल के निकालू हो नहीं सकता। एज अ रिजल्ट आप खुद से रिपेयर नहीं कर सकते, आप किसी थर्ड पार्टी मैकेनिक से भी रिपेयर नहीं करा सकते, आपने उसी के वारंटी सेंटर में जाना पड़े। उसमें भी आप जानते हैं वो एक आध साल की वारंटी देगा, फिर दूसरे साल को रिन्यू करानी है वारंटी, उसके 20-30 हज़ार रुपये मांगेगा, वरना आपसे कि छोटा सा भी कुछ टूट गया है सीधा 40 हज़ार रुपये दे दो। तो लूट मची रहती है। तो कस्टमर्स को अल्टीमेटली ये लगता है कि 2 साल बाद ये लैपटॉप को अब रिपेयर कराऊंगा तो मुझे बहुत महंगा पड़ेगा, मैं इसको फेंक देता हूँ और नया खरीदता हूँ। इसमें कंपनी का फ़ायदा है, कस्टमर का फ़ायदा नहीं है। इलेक्ट्रिक वेस्ट जनरेट होता है, कस्टमर पर फाइनेंशियल बोझ बढ़ता है, पर्यावरण के लिए भी हानिकारक है। तो सॉल्यूशन क्या है कि सालों तक निरंतर ये चलता रहे, ऐसे रिपेयर करने की फैसिलिटी होनी चाहिए। तो कॉमर्स मिनिस्ट्री ने एक पोर्टल बनाया है जहाँ पर ये इलेक्ट्रिक गैजेट्स वाली कंपनियाँ, एग्रीकल्चर मशीन बनाने वाली कंपनियाँ, ऐसी कुछ कंपनियों पर कंपलसरी बोला है कि तुम्हारा ये जो भी मशीन है उसका रिपेयर मैनुअल, इसको कैसे खोल के दुरुस्त करते हैं, वो सारा रिपेयर मैनुअल आपने हमारी इस वेबसाइट पे अपलोड करना होगा। इससे फ़ायदा क्या है, कस्टमर खुद मैनुअल देख के कुछ रिपेयर कर सके, या कुछ थर्ड पार्टी फ्रीलांस टाइप के जो लोग होते हैं जो छोटी मोटी अपनी रिपेयर की दुकान चलाते हैं, वो भी वो मैनुअल पढ़ के उसमें से सीख सकें, और फिर आप अपनी ये इलेक्ट्रिक गैजेट्स रिपेयर करा सके, उसका लाइफ एक्सटेंड हो जाए। ये सब इसके फ़ायदे होंगे। सो दैट इज़ राइट टू रिपेयर। अमेरिका, कनाडा वगैरह के अंदर तो पहले से ऐसा कुछ करने की बात है, भारत के अंदर ये अभी नया आया है। तो हमने देखा सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी, राइट टू रिपेयर। अभी पिलर 5 में चलते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर, और उसमें रेलवे और ये ग्रामीण आवास योजना में कुछ चर्चा में था। प्रधानमंत्री आवास योजना, एक ज़माने में इसको इंदिरा आवास योजना कहते थे, फिर मोदी सरकार ने बोला अब से प्रधानमंत्री आवास योजना। इसके दो कंपोनेंट है, ग्रामीण है और शहरी है। तो ग्रामीण मतलब विलेज के लिए जो है वो रूरल डेवलपमेंट मिनिस्ट्री चलाती। उसमें बात ऐसी है कि गांव वालों को, उसमें जो गरीब लोग हैं उसको मकान बनाने के लिए पैसा दिया जाएगा। कितना पैसा देंगे? मैदानी प्रदेश प्लेन एरिया में है तो 1.5 लाख रुपये, पहाड़ी इलाके हिली स्टेट में है तो 1,60,000। हिली स्टेट में ज़्यादा क्यों? क्योंकि वहाँ तक वो सब जो कंस्ट्रक्शन का सामान है, ईंट, रेती, सीमेंट, वो ले जाने के खर्चे ज़्यादा होते हैं, वहाँ चीज़ें महंगी होती। एडिशनली अगर ये गरीब परिवार को लगे कि ये तो सब है ही, लेकिन इसमें हमको नया जात का मार्बल या लाइट फिटिंग या सब अच्छी क्वालिटी का कुछ और फिट कराना है चीज़ें, तो वो बैंक से 70,000 रुपये एक्स्ट्रा भी लोन में ले सकते हैं। सरकार ये स्कीम में उनको हेल्प करती। तो ये तो सब चल ही रहा था, इसमें तकलीफ क्या है? यूनियन गवर्नमेंट ने पाया कि कुछ राज्य सरकारें ये स्कीम इंप्लीमेंट करने के लिए जो जमीन आवंटन करना चाहिए कि ये वाली ज़मीन पर ये आवास बनेगा, वो कर नहीं रहे। तो यूनियन गवर्नमेंट ने बोला है कि अगर आप ये नहीं करेंगे तो हम आपको ये जो पैसा रिलीज़ करते हैं ये करना बंद कर देंगे। तो स्टेट का उसमें कुछ और अपना रोना चल रहा है। तो ये सब क्या है, फेडरलिज्म के अंदर चैलेंजेस। और इससे असल में तकलीफ किसको हो रही? गरीब आदमी को, कि उसको स्कीम का लाभ मिलना चाहिए, वरना वो झोपड़पट्टी में रहे जहाँ पर क्राइम, डिजीज़ यानी रोग और डिज़ास्टर, आपदाएं, उसके सामने वो वल्नरेबल रहता है, उसकी मदद नहीं हो रही। ये सब कांग्रेस बीजेपी, कांग्रेस तृणमूल, भाजपा, कांग्रेस बीजेपी, बीजेपी तृणमूल, ये सब की आपस में लड़ाई के चलते। तो इंफ्रास्ट्रक्चर में ये ग्रामीण आवास योजना के झगड़े हमने देखे। उसके बाद इंफ्रास्ट्रक्चर में ट्रांसपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर और रेल इंफ्रास्ट्रक्चर। क्या महाराष्ट्र से राजस्थान एक नई रेलवे लाइन बिछानी चाहिए? तो रेल मिनिस्ट्री चेक करेगी कि ऐसा है, नया हम ट्रैक बिछाएंगे, ट्रेन चलाएंगे, तो उस पर हमें जो भी लागत खर्च आया, इनपुट कॉस्ट आया, उस पर मिनिमम 12% प्रॉफिट आना चाहिए, तभी हम करेंगे। तो इतना तो आराम से हो जाएगा, महाराष्ट्र से राजस्थान इतने पैसेंजर आ ही जाएंगे कि इन्होंने जितने खर्चे में ये ट्रेन और ट्रैक लगाया होगा उसमें 12% प्रॉफिट उनका रिकवर हो जाएगा। प्रश्न, तो क्या इस लॉजिक पर अरुणाचल और असम के बीच रेल बिछानी चाहिए? तो फिर तो ये लॉजिक पर तो नहीं बिछा सकते, क्योंकि वहाँ तो पॉपुलेशन डेंसिटी, वस्ती घनत्व काफ़ी कम होगा कि अरुणाचल प्रदेश में पता चले कि 1 स्क्वायर किलोमीटर में मान लीजिए सिर्फ 10 लोग रहते हैं, तो उसमें से कितने लोग रोज़ ट्रेन का टिकट लेने आएंगे और क्या फ़ायदा होगा? तो ओनली फॉर द इकोनॉमिक रिटर्न्स, इफ़ यू
डिसाइड टू कंस्ट्रक्ट द रेलवे लाइंस, तो उन सब इलाकों का कल्याण हो नहीं सकता। इसलिए रेलवे एक नई नीति लेकर आए, उसको हम कहते हैं मॉडिफाइड इकोनॉमिक इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न। तो ये जो मॉडल या पॉलिसी इसमें ऐसा है कि भले ऐसे जो दूर दराज के इलाके हैं, पिछड़े इलाके हैं, नक्सल प्रभावित हैं, बॉर्डर एरिया हैं, वहाँ रेल बिछाएंगे तो हमको प्रॉफिट होगा नहीं बहुत, लेकिन अगर 2 to 3% भी प्रॉफिट हो जाए तो भी हम उस प्रोजेक्ट को अप्रूव कर देंगे, वहाँ 12% प्रॉफिट की लालच हम नहीं रखेंगे। तो इस बात को मानते हुए सरकार उन प्रोजेक्ट्स को भी अमल करेगी। उसमें भी कुछ नियम है कि 500 करोड़ का हो तो नीति आयोग का परमिशन या सजेशन लेना होगा, ऐसा बोल के कुछ 2-3 प्रोजेक्ट को अभी अमल किया है, तो इसलिए ये न्यूज़ में था। इसमें अभी और भी नए नए रूट्स खोल सकते हैं वो, तो लेटेस्ट बजट जो आएगा 1 फरवरी को तब हम देख लेंगे। तो हमने देखा ये पिलर 5 ऑफ इकोनॉमी इंफ्रास्ट्रक्चर। अभी पिलर 6 में जानते हैं ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, उसके अंदर ये नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट में कुछ रिफॉर्म लेके आया, देख लेते हैं। खाद्य सुरक्षा कानून 2013 में, उसमें बात ऐसी थी कि गरीबों को 3 रुपये प्रति किलो चावल, 2 रुपये प्रति किलो गेहूँ और जवार बाजरा और कोर्स, वो जो चीज़ें हैं कोर्स ग्रेन्स, 1 रुपये प्रति किलो मिलेगा। एक एक गरीब आदमी का मैक्सिमम कोटा क्या होगा, 5 किलोग्राम पर बेनिफिशियरी। तो अब इसमें ये तो चल ही रहा था, तो आप ऐसा विजुलाइज करो कि कांग्रेस के ज़माने में नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट था, जहाँ 5 किलो अनाज मिलता था गरीबों को, लेकिन पैसा देना पड़ता था, इट वॉज पेड, इट वॉज नॉट फ्री। फिर आया कोरोना। कोरोना के दौरान मोदी सरकार लेकर आई प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना। उसमें ऐसा बोला कि ये तो है ही 5 किलो पेड, उसके अबोव एंड बियॉन्ड 5 किलो अनाज हम आपको फ्री में देंगे, गरीबों को फ्री में देंगे। तो यानी अब समझो गरीबों को कितना मिलता होगा, 5 ये पैसा देकर और 5 फ्री में, यानी कुल मिलाकर 10 किलो अनाज मिल रहा था। ऐसा 2020 से लेकर 22 तक चला। लेकिन फिर इससे कुछ तकलीफें आने लगी, केंद्र सरकार का सब्सिडी का बोझ सब बढ़ने लगा, और एफसीआई के गोदाम में जितना गेहूं चावल है वो भी सब खत्म होने लगा। रशिया यूक्रेन क्राइसिस के चलते और सब दिक्कतें आ सकती हैं। तो सरकार ने सोचा कि अब इतना सारा हम दे नहीं सकते, तो दो रिफॉर्म लिए गए। पहला रिफॉर्म ये कि ये जो प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना में 5 किलो फ्री अनाज देते थे, ये स्कीम को बंद किया। दूसरा, ये जो कांग्रेस के ज़माने में नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट कानून आया था, जिसमें 5 किलो अनाज पैसा देकर खरीदना था, 3 रुपये, 2 रुपये, 1 रुपये में, वो वाली चीज़ जो पहले पेड थी, उसको बोला अब से ये फ्री होगा। और ये जो हम फ्री कर रहे हैं नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट में 5 किलो अनाज जो फ्री कर रहे हैं गरीबों के लिए, उस चीज़ को अब से हम बोलेंगे प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना। यानी ये जो पुरानी चीज़ थी उसका नाम बदल दिया और नया जो चल रहा था उसको बंद कर दिया। तो कुल मिलाकर अब सोचो गरीब को कितना अनाज मिलेगा, तो जवाब है 5 किलो अनाज फ्री में मिलेगा। और ये 2023 जनवरी टू दिसंबर तक ये स्कीम कंटिन्यू रहेगी। ये अब तक के डेवलपमेंट है। अभी लेटेस्ट बजट आएगा, हो सकता है इसमें कुछ प्लस माइनस करे कि 1 किलो दाल फ्री में देंगे या कुछ करेंगे। अगर ऐसा है तो हम तब देख लेंगे। बस तो खेल खत्म। इकोनॉमी पूरे महीने के अंदर क्या जाने लायक था दिसंबर में, तो ये कुछ जाने लायक चीज़ें थी। इसके अलावा भी आपने पाया होगा न्यूज़ में बहुत सारी आइटम थी कि ये सब जीडीपी में इतना क्वार्टरली ग्रोथ और आईआईपी में ये हुआ वो हुआ। वो सब हम क्यों नहीं पढ़ रहे, मैंने आपको कारण बताया। अभी लेटेस्ट इकोनॉमिक सर्वे आएगा तो पूरे साल का वो ट्रेंड की वो सब बातें करेगा, तो तब पढ़ना ही है। तो अभी नया कुछ दिमाग में लाने की ज़रूरत नहीं, वो आएगा तब देख लेंगे। तो मंथली करंट में इकोनॉमी देख लिया, पॉलिटी देख लिया। इसके बाद वाले वीडियो में मिलते हैं तो इंटरनेशनल रिलेशन डिफेंस देखेंगे, और उसके बाद वाले वीडियो में साइंस एनवायरनमेंट सब एक साथ में दे लेंगे। सो दैट्स इट, सी यू नेक्स्ट टाइम, लेट्स क्रैक इट।